पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में और देखा था कि मास वॉल्यूम 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 और मास मास रिलेशनशिप से कैसे स्टोइकोमेट्रिक के क्वेश्चंस जो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आज उसी में हम लोग एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो आज का हेडिंग है, स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहला लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो बात आती है, जब आपने क्वेश्चन सोल्व किया होगा पिछले लेक्चर में, जो आपको क्वेश्चंस दिया गया था डीपीक्यू में, डिस्क्रिप्शन लिंक में पिछले वीडियो के आपको मिला होगा वो क्वेश्चन। तो होप कि आपने सोल्व किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग मास 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 वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को अप्लाई करेंगे। लेकिन कई बहुत सारे क्वेश्चंस में जब केमिकल इक्वेशंस या स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो सीधा मास मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाने से आंसर नहीं आता है, या फिर आंसर जो है अलग अलग आने लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई एक रिएक्टेंट जरूर लिमिटेड अमाउंट में रहा होगा, इस वजह से जो है वो आंसर्स जो है उस तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो हमें आज बात करना है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है, कंपनी के पास क्या है कि पेन मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है ये। ठीक है, जैसे मार्कर पेन है ना, तो मार्कर पेन मैन्युफैक्चर करने का कंपनी है। सपोज मार्कर पेन का ये पूरा पेन वाला पार्ट एक यूनिट बना रहा है, ए यूनिट में ये पूरा जो है पेन वाला पार्ट बन रहा है, और दूसरा यूनिट में जो है इसका कैप वाला पार्ट बन रहा है। बी में क्या बन रहा है, कैप बन रहा है। ठीक है, अब बताओ कि जितना टोटल मार्कर पेन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एक पेन चाहिए होगा मतलब ये पूरा, और दूसरा क्या चाहिए होगा, ये कैप चाहिए होगा। तो अगर मान लो कि एक पेन और एक कैप मिलता है तो हमें कितना मिलता है, एक मार्कर पेन मिलता है। ठीक है ना, एक मार्कर पेन हमें मिलता है। अब मान लो कि ये वाला जो यूनिट है, पेन वाला जो यूनिट है, ये मान लो कि एक दिन में सपोज करो कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता है, और कैप वाला जो है वो एक दिन में मान लो 2000 यूनिट प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गई बात, ये 1000 यूनिट हुआ और ये कितना हो गया, 2000 यूनिट हो गया। तो बताओ मार्कर पेन कितना बनेगा एक दिन में, एक दिन में मार्कर पेन कितना बनेगा, 2000 या 1000। अब बोलोगे सर स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग तो इसके कोएफिशिएंट 1 है तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि जितना पेन होगा उतना ही कैप होगा, जितना उतना मार्कर पेन होगा। लेकिन ये तो उतना है ही नहीं, ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, ये खत्म हो जा रहा है। समझ में आ रही बात, जैसे ये 2000 यूनिट है तो एक मार्कर पेन में एक कैप लगता है, तो 2000 मार्कर पेन में कितना कैप लग जाएगा, 2000। लेकिन साथ में ये भी 2000 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है, 1000 है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा लिमिटेड अमाउंट में है। समझ में आ रही बात, मतलब ये प्रोडक्ट को क्या करेगा, लिमिट करेगा, मतलब उसको कम कर देगा। तो बताओ यहाँ पे मार्कर पेन कितना प्रोड्यूस होगा, 1000 मार्कर पेन ही प्रोड्यूस होगा। मतलब जब 1000 मार्कर पेन प्रोड्यूस होगा तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और ये हमारा 1000 यूनिट अभी भी क्या रहेगा, स्टॉक में बचा हुआ रहेगा। क्योंकि 1000 2000 में से 1000 कहां चला गया, मार्कर पेन में चला गया, और 1000 यूनिट अभी भी क्या रहेगा, स्टॉक में बचा हुआ रहेगा। जबकि ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा 1000 का 1000 खत्म हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट का स्पीसीज कम अमाउंट में, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है, जो क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसा रिएक्टेंट का स्पीसीज जो रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो जा रहा है, सबसे पहले खत्म हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब हम लोग लिख सकते हैं द रिएक्टेंट स्पीसीज, the reactant species which gets completely consumed which gets completely consumed during the reaction is called लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि कितना जो है वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो साथ में हम ये भी चीज लिख दे रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में इसको एलआर लिखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को क्या लिखेंगे, एलआर, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट शॉर्ट के लिए। ठीक है ना।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना है हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो काफी क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट will decide the amount of product formed in a chemical reaction. ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट होगा प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। मतलब हमें सबसे पहले रिएक्शन में क्या देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, आइदर बाय अप्लाइंग मास और मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, फिर मास वॉल्यूम या वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट अब पता कैसे चलेगा? जैसे पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस दिए थे, डीपीक्यू आपको दिए थे, उसमें तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा था लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चंस। तो पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है या नहीं करना है? पिछले क्वेश्चंस में तो किसमें भी नहीं किया था लिमिटिंग रिएजेंट चेक, फिर भी आंसर आ रहा था। अभी आप बोल रहे हो कि सर ऐसे बनाओगे तो दो अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है और कौन से में लिमिटिंग रिएजेंट चेक नहीं करना है? तो इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट हमें तभी चेक करना होगा जब रिएक्टेंट के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे। इफ वी हैव मोर देन वन स्पीसीज इन द रिएक्टेंट, देन ऑलवेज फर्स्ट आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूं कि कब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का पूछा गया है, या क्वेश्चन में पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो नोट का पॉइंट लिख लेंगे कि जब भी रिएक्टेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा स्पीसीज हो, मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज अगर हो गए, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो नोट का मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं कि इफ देयर इज मोर देन one species, if there is more than one species in reactant, then first identify the limiting reagent. समझ में आ गई बात? अगर रिएक्टेंट में एक से ज्यादा स्पीसीज है, मोर देन वन स्पीसीज, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब हम लोग पता कैसे करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं, यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स एंड यू विल आइडेंटिफाई इजीली कि कौन हमारा जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो स्टेप्स मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहला स्टेप जो है आपको करना क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसको लिख लेना और उसको बैलेंस कर लेना है। सबसे पहला काम है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल भी करेंगे इस पे, पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं और इसी स्टेप्स को जो है हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा स्टेप है कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट स्पीसीज दिया हुआ है उसका हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेना है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइदर हमारे पास मास दिया होगा तो गिवन मास में मोलर मास कर लेंगे, या डायरेक्ट हो सकता है कि मोल दिया हो
तो डायरेक्ट मोल तो हमें पता ही है क्योंकि मोल ही हमें पता करना है। या फिर हो सकता है कि हमें एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट कर लेना है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अलग अलग फॉर्मूला है किस तरीके से हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो दूसरा स्टेप है कि कैलकुलेट number of moles of each reactant species। प्रोडक्ट का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, केवल रिएक्टेंट का, ठीक है ना। each reactant species, जितने भी रिएक्टेंट स्पीसीज अगर 2 है 3 है 4 है तो सबका क्या करेंगे, रिएक्टेंट स्पीसीज का नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीसीज। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है कि रिएक्टेंट में ये एक्सेस में है, जैसे ही एक्सेस में लिख दिया मतलब वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता है, वो क्या है, वो एक्सेस में है। समझ में आ गई बात। तो बाकी जो बचेगा दूसरा, अगर मान लो 2 ही रिएक्टेंट है, एक एक्सेस में है तो दूसरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आ गई बात। अगर 3 है एक एक्सेस में है तो बाकी दोनों में कंपेयर कर लो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो जो एक्सेस में लिखा हुआ है उसके लिए फिर चेक नहीं करना है, क्योंकि जो एक्सेस में लिख दिया गया है वो कभी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीसीज। इसके बाद क्या करना है हमें कि अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया ईच रिएक्टेंट स्पीसीज का, फिर जो हम लोग एक केमिकल रिएक्शन जो लिखे थे ना, तो जो भी स्पीसीज आया है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे। समझ में बात। डिवाइड number of moles of each reactant species by their respective stoichiometric coefficient, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जिसके लिए सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा, मतलब जिस रिएक्टेंट स्पीसीज के लिए डिवाइड करने के बाद वैल्यू सबसे छोटा आएगा, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू obtained after division for the species will be the limiting reagent, समझ में आ गई बात। तो जिसके लिए सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेप्स है। पहला क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेना है। दूसरा में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेना है। तीसरा जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे जो नंबर ऑफ मोल्स आया है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो सबसे छोटा वैल्यू आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं इस पे। एग्जांपल है से सपोज कि 3.2 ग्राम मीथेन reacts with 2.24 liter O2 at STP to form CO2 and H2O, to form CO2 and H2O। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड और
identify the limiting reagent. Simply you have to find or identify limiting reagent. Identify limiting reagent. ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास मीथेन है, बोला जा रहा है कि 3.2 ग्राम मीथेन जो है उसको रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कितना ऑक्सीजन है, 2.24 लीटर है, कहां पे, एचटीपी पे। तो ये हमें निकालना है कि CO2 और H2O प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें हमें पता करना है कि दोनों में CH4 और O2 में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, सीधा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स जो है CH4 का वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना है बताओ, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 16, तो कितना हो गया 0.2 मोल्स होगा ना, 0.2 मोल हमारे पास आ गया मीथेन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बताओ, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 2.24 लीटर, एसटीपी पे है तो क्या कर देंगे 22.4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 0.1 मोल। ठीक है ना, तो 0.1 मोल हमारे पास आ गया ऑक्सीजन और 0.2 मोल आ गया CH4। अब देखो हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिखना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। यही है, बताओ बैलेंस कर लो इसको, तो इसको बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2H2O और ये हो जाएगा आपका 2O2। बैलेंस हो गया, देख लो ऑक्सीजन का 4 एटम इधर है, 4 एटम इधर है, कार्बन का 1 एटम इधर है, 1 एटम इधर है, हाइड्रोजन का 4 एटम इधर है, 4 एटम इधर है। बैलेंस हो गया, मतलब क्या पता चल रहा है कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अब आपको करना क्या था, देखो स्टेप क्या बताए थे, स्टेप था पहला कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेना, पहला हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिया। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, किसका, रिएक्टेंट स्पीशीज का। तो बताओ रिएक्टेंट स्पीशीज CH4 का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.2, O2 का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.1। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप क्या था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकला है उसको क्या कर देना है, उसके रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। चलो तो डिवाइड कर देते हैं। CH4 के लिए बताओ, CH4 के लिए नंबर ऑफ मोल कितना है 0.2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 0.2। O2 के लिए नंबर ऑफ मोल कितना है 0.1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, कितना आ गया 0.05। इसमें सबसे छोटा कौन है 0.2 या 0.05, 0.05, मतलब ये हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब इस रिएक्शन के लिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट आपसे पूछा गया था, आंसर क्या हो जाएगा O2, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मान लो कि आपसे पूछा जाता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर हमें अब इसको नहीं देखना है, अब हमें इसको नहीं देखना है, केवल किसको देखना है O2 को देखना है, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितना हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं पूछा गया था, तो हम लोग बस लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करके यहीं पे रोक देंगे। अगर अमाउंट पूछता तो फिर हम लोग मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा करके अमाउंट भी निकाल लेते। समझ में आ गई बात। चलो एक और एग्जांपल देते हैं जहां पे हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी पूछते हैं। ठीक है, राइट डाउन अनदर एग्जांपल। सी एग्जांपल इज, हमारे पास है मान लो सपोज लिखा हुआ है 4 ग्राम H2 reacts with 28 ग्राम N2 to form
NH3। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि फाइंड मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। आपसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास दिया हुआ है 4 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अमोनिया जो है वो कितना ग्राम बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे अगर डायरेक्ट कोई मास मास रिलेशनशिप लगाएगा तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देखो इधर मैं करके दिखा रहा हूं। आप यही रिएक्शन लिखोगे N2 प्लस H2 गिव्स NH3, यही लिखोगे ना। अब इसको बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2NH3 और हो जाएगा 3H2। अब क्या बोलोगे कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोई N2 और इसके बीच में मास मास रिलेशनशिप लगा सकता है। तो जब N2 और इसके बीच मास मास रिलेशनशिप लगाएगा तो क्या बोलेगा, इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, इसका कितना ग्राम, मतलब 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 28 ग्राम। 28 ग्राम से ये कितना ग्राम बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू कितना होता है मोलर मास 17, तो कितना हो जाएगा ये 34 ग्राम। मतलब ये कितना दिया हुआ था 28 ग्राम, तो बोलेगा कि कितना बन गया, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 34 ग्राम। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं हमारे पास हाइड्रोजन का भी तो मास दिया हुआ है, तो हम हाइड्रोजन और इसके बीच मास मास रिलेशनशिप लगा दे। ठीक है, लगा दो। तो अगर इसके और इसके बीच मास मास रिलेशनशिप लगाते तो बताओ 3 मोल, 3 मोल मतलब कितना हो गया 6 ग्राम। 6 ग्राम से अमोनिया कितना बन रहा है 2 इंटू 17 ग्राम। लेकिन है कितना, ये 6 ही ग्राम है, सॉरी 4 ही ग्राम है। तो 4 ग्राम से कितना बन जाएगा 2 इंटू 70 अपॉन 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, मतलब 68 अपॉन 3 ग्राम। तो एक से आ रहा था 34 ग्राम, एक से आ रहा है 68 अपॉन 3 ग्राम। तो आंसर तो अलग अलग आ गया। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वही वाला आंसर सही होगा। मिनिमम वैल्यू दोनों में से कौन सा है, ये हमारा, और ये दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा है, तो जो छोटा वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। ये छोटा है, ये कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 50। सोल्व कर लेना इसको। तो अगर 2 रहता, अच्छा ये छोटा वैल्यू आएगा ना, ये दिस विल बी अ स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइडेड बाय 3 है, ये डिवाइडेड बाय 2 है, ये डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये हमारा छोटा वैल्यू आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो छोटा वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे ना हर बार ऐसे कैलकुलेटर, मान लो कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है तो चेक कर लिए, 3 रिएक्टेंट रहता तो हर बार तीनों के साथ चेक करते, फिर देखते थे कौन सा छोटा है, तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम एक ही मेथड लगाएं बिल्कुल एग्जैक्ट, उसी से हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये मेथड आप अप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, पहले आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही मास मास रिलेशनशिप या मास वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करोगे। तो देखो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, N2 प्लस H2 gives NH3, ये हमारा रिएक्शन हो गया। बैलेंस कर लेंगे इसको, तो ये हमारा 2NH3 और ये हमारा 3H2 और ये 1, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है और इसका 2 है, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्या करना है, अच्छा कैसे पता चला हमें कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कितना रिएक्टेंट है 2, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो गया तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई पहले करना ही पड़ेगा। अब देखो मोल्स निकाल सकते हो, बताओ मोल्स ऑफ N2 का मास दिया हुआ है 28, गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है N2 का 28, कितना मोल आ गया 1 मोल। मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, गिवन मास है 4, मोलर मास H2 का 2, कितना मोल हो गया 2 मोल, तो ये 1 मोल हो गया और ये 2 मोल हो गया, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बताओ N2 के लिए अगर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल कितना है 1, कोएफिशिएंट कितना है 1, वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखो किसके लिए H2 के लिए करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया ये 2 डिवाइडेड बाय 3 0.66,
समझ में आ गई बात। तो बताओ दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। तो ये हमारा क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इसमें हाइड्रोजन जो है वो हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन विल बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस, NH3 का कितना मास बनेगा। तो मास जो होता है प्रोडक्ट का वो कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो अब हमें N2 को देखने का जरूरत नहीं है, अब हमें किसको देखना है, हाइड्रोजन को। यहाँ पे N2 को क्या बोलेंगे, N2 को बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। जो बच जाए उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। और जो खत्म हो जाए वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रही बात। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट, ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट जो है वो कितना अमाउंट में बनेगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, NH3 कितना बनेगा। तो देखो हमारे पास रिएक्शन क्या था, फिर से यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, N2 + 3H2 gives 2NH3, और यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट को ही देखना है, इसको नहीं देखना है। तो क्या मिल रहा है, ये 3 मोल से कितना मोल मिल रहा है, 2 मोल। 3 मोल का मास कितना होता है बताओ, 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 3 × 2 ग्राम। तो 3 × 2 ग्राम से ये कितना मिल रहा है, 2 मोल, 2 × 17 ग्राम मिल रहा है ना। लेकिन ये है कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 4 ही ग्राम दिया हुआ है। तो बताओ 4 ग्राम से कितना बन जाएगा, 2 × 17 डिवाइडेड बाय 3 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ग्राम। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 68/3 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर कितना हो गया, फाइंड द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। तो अमोनिया कितना बन जाएगा, 68/3 ग्राम। कैसे निकाले, तो निकालने के लिए जब भी हमारे पास 6 से ज्यादा रिएक्टेंट दिखेगा तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा स्टोइकोमेट्री के ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डीपीके के फॉर्म में मिलेगा, उसको आप ट्राई करो, सोल्व करो, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।